सो हेलो एवरीवन। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसकी कहानी उम्मीद है कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इसमें दिखाया जाएगा हमारे हीरो किंशु की कहानी। किंशु की बात करें तो असल में वो सन ऑफ गॉड है, यानी कि उसके पूर्वज एक गॉड थे। लेकिन किंशु की फूटी किस्मत हो जाती है क्योंकि उसके पास असल में कोई पावर नहीं थी। हाँ, तो वो असल में सन ऑफ गॉड है, लेकिन बिना कल्टीवेशन पावर के, जिस वजह से उसको बुली किया जाता था। ये चीज किंशु को बर्दाश्त नहीं होती थी। वो कई बार कोशिश करता था कि कल्टीवेशन पावर हासिल कर सके, लेकिन हर बार वो नाकाम रहता था। पर एक दिन उसकी किस्मत अचानक से बदल जाती है। उसके हाथ एक ऐसी चीज लगती है जो उसको कल्टीवेशन पावर वापस हासिल करने में मदद करती है। और जब से किंशु के पास वो चीज आई थी, तब से वो कल्टीवेशन पावर को समझने लग जाता है। अब किंशु की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है कि उसको वापस से खुद को स्ट्रांग बनाना है। और जैसे उसके पूर्वज गॉड हुआ करते थे, उसको भी गॉड बनना है, ताकि जो लोग भी उसको बुली करते हैं, जो लोग भी उसकी बेइज्जती करते थे, उन सब का वो बदला ले सके और दुनिया को दिखा सके कि वो कोई लूजर नहीं है। ये जर्नी किंशु की लाइफ के ऊपर होने वाली है, जहां वो एक कमजोर इंसान से एक पावरफुल गॉड बनेगा। वो 9 हेवंस तक जाएगा और 9 हेवंस का भी लीडर बनेगा। तो चलिए, बिना ज्यादा इंट्रो दिए हुए हम इस कमाल की सीरीज को शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो सीरीज की शुरुआत में हमें अपर रियल्म का सीन दिखाया जाता है। यहां का मौसम जो था वो बिल्कुल ही खतरनाक सा लग रहा था। और इसी खतरनाक मौसम के बीच में एक बंदा बैठा होता है, जो कि होता है एक एम्परर। ये गार्डियन कर रहा था एक कमाल के गेट की, जिसको अर्थ गेट कहा जाता है। हो सकता है कि इस गेट के जरिए अपर रियल्म से सीधा अर्थ पर, जहां पर ह्यूमंस रहते हैं, वहां पर जाया जा सकता है। उसी गेट की वो गार्डियन कर रहा था। लेकिन तभी वहां पर कुछ बंदे आकर पहुंच जाते हैं। उस एम्परर के साथ फाइट करने की कोशिश कर रहे थे। वो उसे कहने लग जाते हैं कि करीब तुम ना 300 साल से इस गेट को गार्डियन कर रहे हो, इसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, लेकिन अब यहां पर तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। आज यहां पर अर्थ गेट खुलेगा और हम इस जगह से बाहर निकल पाएंगे, और उसके बाद सारी की सारी दुनिया को हम अपनी मुट्ठी में ले लेंगे। देखते हैं कि तुम हमें यहां पर रोक पाते हो या नहीं रोक पाते हो। तो ये सुनकर वो जो एम्परर था वो काफी ज्यादा भड़क चुका था। वो कहता है कि जरा आजमा कर तो देख लो कि तुम मेरा बाल तक बांका कर पाते हो या नहीं। तो ये सुनते ही वो जो बंदे थे वो यहां पर उस एम्परर के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। वो एम्परर उनके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। एम्परर काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा था, तो उसने अकेले 3 बंदों को हैंडल किया था, और तीनों के तीनों बंदे यहां पर एम्परर का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तो ये चीज देखकर वो जो तीनों बंदे थे वो एक साथ अपने अटैक को रेडी करते हैं और अपनी पावर को आपस में मर्ज करते हुए एक बहुत ही खतरनाक अटैक तैयार कर लेते हैं, ताकि उसकी मदद से एम्परर की जान ली जा सके। जब एम्परर को ये अटैक लगता है तो वो अटैक पूरा का पूरा वो खुद पर झेल जाता है और उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। जिस वजह से उसने ये अटैक तो रोक दिया था, और अटैक रोकने की वजह से जितने भी बंदे उसके ऊपर अटैक कर रहे थे उन सभी की हालत खराब हो जाती है। तो उनकी पूरी तरह से हवा निकल चुकी थी। लेकिन इस चीज से वो जगह जो होती है वो पूरी तरह से तहस नहस होने लग जाती है। हर तरफ भूकंप सा आने लग गया था। वो लोग उससे कहने लग जाते हैं कि एम्परर, तुमने क्या किया, क्या कर दिया तुमने। जिसके बाद हम देखते हैं कि हो सकता है कि यहां पर वो जो अर्थ गेट था वो डिस्ट्रॉय हो गया, और उसके जरिए वो जो एम्परर है वो सीधा अपर रियल्म से जमीन पर आकर गिर गया। अब यहां पर से क्लियर तो नहीं बताया गया, लेकिन हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि वो एम्परर जो था वही होगा गॉड जो अर्थ पर आकर गिरा होगा, और यहां से उसकी जनरेशन हो सकता है कि आगे बढ़ी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं किंशु को, जो कि सन ऑफ गॉड है। हो सकता है कि वो उसी गॉड की जनरेशन में से कोई हो जो अपर रियल्म से धरती पर गिरा था। अब चाहे वो कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन किंशु के पास कोई भी पावर नहीं है। ये बेचारा बिल्कुल कमजोर है और हमेशा बुली होता रहता है। इतना बड़ा टाइटल जो लिया है इसने कि सन ऑफ गॉड होकर भी ये लूजर है,
तो लोग तो वैसे भी इसका मजाक उड़ाने ही वाले थे, और यही चीज बेचारे किंशु को बर्दाश्त नहीं होती। वो यहां पर एक माउंटेन के ऊपर चढ़ रहा था, जो कि हानन पीक होता है। ये इस पूरे के पूरे सेट के पूरे इलाके का सबसे ऊंचा माउंटेन है, और इसको पूरी तरह से चढ़कर इसकी चोटी पर जाना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम है। पर यह किंशु ये काम करने के लिए तैयार था। वो हिम्मत करते हुए इस काम को कर रहा होता है। दूर से जब यहां पर सेक्ट वाले इस चीज को देखते हैं तो वो लोग हैरान रह चुके थे कि जरा देखो तो, ऐसा लग रहा है कि कोई हानन पीक को पूरा पूरा पार करने की कोशिश कर रहा है। और ये तो हमारा किंशु है। किंशु इतनी बड़ी मुसीबत कैसे मोल ले रहा है? इसके पास तो कोई कल्टीवेशन पावर नहीं है। अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ये पहाड़ के ऊपर नहीं जाएगा, सीधा का आसमान में ही चले जाएगा। उसकी जान चली जाएगी। यहां इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना हम जैसे मामूली कल्टीवेटर की औकात नहीं है। अगर हम इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करें तो ये हमारे लिए लाइफ और डेथ का बैटल होगा। हम इसमें हार जाएंगे और हमारी जान चली जाएगी, लेकिन पहाड़ क्रॉस नहीं कर पाएंगे। और जरा इस किंशु को तो देखो, ये तो बिल्कुल एक मॉर्टल इंसान की तरह है। इसके पास कोई कल्टीवेशन नहीं है, हमसे भी कमजोर है ये। लेकिन इसके सपने तो यहां पर सीधा पहाड़ को चढ़ने के हैं। हम तो बस यहां पर यही उम्मीद लगा सकते हैं कि ये गिरकर मारा ना जाए। लेकिन किंशु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो अपनी हिम्मत और ताकत के बल पर पहाड़ को चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो काफी कोशिशों के बाद आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे वो एक जगह पर हाथ रखता है, वहां पर का एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। और फॉर्मेशन एक्टिवेट होते ही आसमान से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। एक भी पत्थर उसको लगा तो सीधा किंशु जाएगा पहाड़ के नीचे, और उसका मरना तय है। पर किंशु हार मानने को तैयार नहीं। वो अभी भी यहां पर उन पत्थरों से बचते हुए पहाड़ चढ़ने की कोशिश में लगा हुआ था। काफी हद तक वो ऊपर आ जाता है और पत्थर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। बस कुछ इंच बचे हुए थे। उसको पूरा करने के बाद किंशु पहुंच जाएगा इस पहाड़ की चोटी पर, और वो जो करने आया था वो अपना मकसद पूरा कर लेगा। तो किंशु यहां पर हिम्मत करते हुए एक लंबी सी छलांग मारता है, और छलांग मारते ही सीधा सीधा वो आकर पहुंच चुका था पहाड़ की चोटी पर, जो कारनामा कल्टीवेशन पावर होने के बावजूद भी लोग नहीं कर पाते हैं। बिना कल्टीवेशन के भी किंशु ने कर दिखाया था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। मैं फाइनली आकर पहुंच गया पहाड़ की चोटी पर। मैंने ये कर दिखाया। मैं बता नहीं सकता कि ये करके मैं कितना ज्यादा खुश हूं। जिसके बाद देखते ही देखते किंशु जो होता है वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आकर पहुंच जाता है। हालांकि उसके पास कल्टीवेशन नहीं थी, लेकिन 3 दिन पहले उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि उसको एक खास चीज मिली है, जिसका नाम है सुप्रीम दांतियान। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल एक गाइड है किंशु के लिए कि वो अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकता है। किंशु के पास ना मास्टर था, ना कुछ ऐसा था जिसकी मदद से वो अपनी कल्टीवेशन पावर इंक्रीज कर सके। लेकिन ये जो दांतियान है, उसने किंशु की मदद की। दांतियान यहां पर किंशु को हर चीज के लिए गाइड करता है कि वो क्या करें तो कल्टीवेशन में वो इंप्रूवमेंट हासिल कर सकता है, क्या करें तो उसकी पावर बढ़ सकती है। तो अब यहां पर किंशु जो इस पहाड़ को चढ़ रहा था, ये भी टास्क दिया था उसी दांतियान ने कि अगर किंशु अपनी हिम्मत और ताकत के बल पर यह पहाड़ क्रॉस कर लेता है तो दांतियान समझ जाएगा कि किंशु के अंदर पोटेंशियल है, उसके अंदर हिम्मत और ताकत है कि वो कल्टीवेशन में आगे बढ़ सकता है। ये छोटा सा टेस्ट लिया था उस दांतियान ने किंशु का, जिसमें किंशु पास हो गया। तो इस वजह से वो जो दांतियान होता है वो किंशु से कहने लग जाता है कि तुमने अपना टेस्ट पास किया है, मैं तुम्हें रिवॉर्ड देता हूं। ये रिवॉर्ड होगा तुम्हारे कल्टीवेशन की शुरुआत। मैं तुम्हारे अंदर कल्टीवेशन पावर डालने वाला हूं, और इसके बाद तुम अपनी कल्टीवेशन को महसूस कर पाओगे। तो वो दांतियान जो था वो सीधा डाल देता है किंशु के अंदर कल्टीवेशन पावर को, और यहां से शुरू होगी किंशु की कल्टीवेशन जर्नी। इससे पहले किंशु के पास कोई पावर नहीं थी, लेकिन अब वो यहां पर कल्टीवेशन कर पाएगा, अपना ब्रेक थ्रू कर पाएगा,
अपने कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज कर पाएगा, जिस तरह से एक नॉर्मल कल्टीवेटर करते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये हो रहा था, आसपास का पूरा जो इलाका होता है वो एक अजीब से ऑरा से भर चुका था। ये ऑरा सारा जा रहा था किंशु के अंदर, जिसकी मदद से किंशु एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा के अंदर गिर गया होता है। जितने भी लोग ये चीज देखते हैं, किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। यहां पर इतना मिस्टीरियस हेवन और अर्थ का ऑरा कहां से आया? ये ऑरा तो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। और जरा देखो तो, ये ऑरा जा रहा है कहीं और नहीं, बल्कि किंशु के अंदर जा रहा है। आखिर किंशु ने ऐसा कौन सा कारनामा करके दिखा दिया जो उसके अंदर वो इतना पावरफुल हेवन और अर्थ का ऑरा जा रहा है? अजूबा कर दिया उसने कोई तो वहीं किंशु जो था वो बहुत ज्यादा खुश था कि अरे वाह, जिंदगी में पहली बार मैं कल्टीवेशन पावर को महसूस कर पा रहा हूं। कितना अच्छा लग रहा है ना उसको महसूस करके, जिसकी कोई हद नहीं है। बस आज से मेरी कल्टीवेशन की शुरुआत हुई है। अब मैं तो गॉड बन के दिखाऊंगा। जो मेरा सन ऑफ गॉड का टाइटल है उसको रियलिटी में अचीव करके दिखाऊंगा। तो दांतियान उसे कहने लग जाता है कि देखो, जैसे मैं तुम्हें कहता जाऊंगा, तुम्हें वो करना है। जितना तुम हार्ड वर्क कर पाओगे, जो मैं तुम्हें आगे दूंगा, उतनी ज्यादा मैं तुम्हारी मदद करूंगा कल्टीवेशन में इंप्रूवमेंट हासिल करने के लिए। जो सुनकर किंशु बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि अरे वाह, अब तुम्हें यहां पर किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मेरे पास मेरा मास्टर है ना, ये दांतियान, यही मुझे हर चीज में मदद करेगा और मैं सबकी वाट लगा दूंगा। इसके बाद हम यहां पर एक प्रिंसेस को देखते हैं जो बड़ी रफ्तार के साथ अपनी स्वॉर्ड पर बैठे हुए आगे बढ़ रही थी। वो उसी माउंटेन की तरफ जा रही होती है ताकि देख सके कि अजीब सा ये जो फिनोमेना क्रिएट हुआ था, हेवन एंड अर्थ वाला, वो किसकी वजह से हुआ था। प्रिंसेस के पीछे उसकी जो आंटी होती है वो भी भागी भागी आ रही थी। वो उससे कहने लग जाती है कि प्रिंसेस, प्रिंसेस, रुक जाइए, इतना जल्दी जाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा सेक्ट नहीं है। यूं हाँ सेक्ट है। हमारा सेक्ट तो याऊची सेक्ट है, जहां पर आप हमेशा से रही हो और आप उस सेक्ट से बाहर भी नहीं निकली हो, तो नई जगह पर जाना, वो भी इतनी जल्दी इतनी स्पीड से, बेहतर नहीं होगा। आप रास्ता भी भटक सकती हैं। लेकिन प्रिंसेस तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो कहने लग जाती है कि क्या आपको भी वो चीज नहीं देखनी कि आखिर ये जो फिनोमिना क्रिएट हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था। मैं तो बहुत ज्यादा क्यूरियस हूं इस बात को जानने के लिए, इसलिए मैं जा रही हूं उस पहाड़ की तरफ। लेकिन वो आंटी कहने लग जाती है कि देखिए, हम जो इस मिशन पर निकले हैं वो ये जानना नहीं है कि वो फिनोमिना क्रिएट क्यों हुआ था। हमारा मिशन तो ये है कि हम जा रहे हैं यूहा सेक्ट के अंदर, ताकि वहां पर जो स्टोन कार्विंग्स हैं उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकें। तो हमारे मिशन पर हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन प्रिंसेस तो सुनने के लिए कुछ भी तैयार नहीं थी। वो सीधा चली जाती है उसी माउंटेन के ऊपर जहां पर किंशु मौजूद है और उसने अभी इस पावर को हासिल किया था। तो जैसे वो यहाँ पर आती है, प्रिंसेस को देखकर वो एकदम ज्यादा खुश हो जाता है कि अरे प्रिंसेस, आप यहाँ पर क्या कर रही हो। और प्रिंसेस उससे कहने लग जाती है कि किंशु, तुम यहाँ पर, तुम तो इस पहाड़ के ऊपर ही मौजूद हो ना, तो तुम्हें जरूर पता होगा कि अभी यहाँ पर जो स्ट्रेंज फिनोमिना क्रिएट हुआ था वो किस वजह से हुआ था। ऐसा क्या अजूबा हुआ यहाँ पर जो हेवन और अर्थ का ऑरा यहाँ पर आया। तो किंशु यहाँ पर अपनी सच्चाई तो नहीं बताता कि वो ऑरा उसी के अंदर से बाहर निकल रहा था। वो यहाँ पर बातों को घुमाते हुए कहने लग जाता है कि मैं तो अभी यहाँ पर आया, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई पावरफुल मास्टर वगैरह होंगे जो अपनी कल्टीवेशन कर रहे होंगे, तभी उनके अंदर से इतनी खतरनाक पावर बाहर निकल कर आई थी जिससे ये फिनोमेना क्रिएट हुआ। तो प्रिंसेस कहने लग जाती है कि तुम बात तो सही कह रहे हो, क्योंकि वो ऑरा था बहुत ज्यादा स्ट्रांग। कोई नॉर्मल बंदे की बात नहीं है कि इतना स्ट्रांग ऑरा वो अपने अंदर से बाहर निकाले। बहुत अच्छा होता कि अगर मैं एक बार उनको अपनी आंखों से देख पाती। किंशु अंदर ही अंदर बड़ा खुश हो रहा था अपनी तारीफ सुनकर। वो कहने लग जाता है कि प्रिंसेस, आप कहाँ जा रही हो? क्या आप मुझे अपने साथ ले जाओगी? क्योंकि मैं पहाड़ के ऊपर आ गया ना, मुझे नीचे उतरने में डर लग रहा है। तो प्रिंसेस कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, आओ मेरे साथ, मेरी स्वॉर्ड पर बैठ जाओ, हम दोनों एक साथ चलेंगे। पर वो जो प्रिंसेस की आंटी थी वो कहने लग जाती है कि बेवकूफ कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम प्रिंसेस के बाजू में जाकर बैठोगे? तुम एक लूजर हो,
तुम्हें यहां पर कोई हक नहीं कि तुम प्रिंसेस के साथ जाकर उनकी स्वॉर्ड पर बैठ जाओ। पर प्रिंसेस कहने लग जाती है कि नहीं आंटी, ऐसा नहीं कहते। किंशु तो वैसे भी कोई लूजर है, वो मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा। आओ किंशु, बैठ जाओ मेरे साथ मेरी स्वॉर्ड के ऊपर। किंशु तो बड़ा ही खुश था, और जैसे वो स्वॉर्ड के ऊपर जाकर बैठने वाला होता है, बेचारे को फ्लाइंग स्वॉर्ड के ऊपर बैठना भी नहीं आता था। इस वजह से सीधा वो जाकर गिर जाता है प्रिंसेस के ऊपर। लेकिन वो जैसे जैसे खुद को संभाल लेता है, आंटी जो थी वो यहां पर किंशु को डांट लगाते हुए कह रही थी कि देखो, अगर तुमने एक बार भी प्रिंसेस को टच करने की कोशिश की या उनके थोड़ा और भी करीब जाने की कोशिश की, तो मेरी जो स्वॉर्ड दिख रही है उससे तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। कुछ भी करने के बारे में सोचना भी मत। तो किंशु कहने लग जाता है कि अरे, मेरे पास तो वैसे भी पावर कहाँ है। अगर मैंने प्रिंसेस को टच भी किया तो प्रिंसेस तो वैसे ही एक बार अटैक करके मेरी जान ले सकती हैं। तो आप इतना ज्यादा भड़क क्यों रही हैं? फिक्र मत करिए, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तो आंटी भी कहने लग जाती है कि मैंने तो अभी तक इसे सुनकर रखा था कि तुम एक नंबर के लूजर हो, लेकिन आज देख भी लिया कि तुम लूजर के साथ साथ एक नंबर के ठरकी भी हो। तुम्हारे ऊपर मुझे अच्छे से नजर रखनी होगी। इसके बाद सारे के सारे लोग वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। किंशु उसे कहने लग जाता है कि प्रिंसेस, आप कहां पर जा रही हो? तो प्रिंसेस उसको बताती है कि मैं ना स्टोन कार्विंग्स के बारे में जानकारी हासिल करने जा रही हूं। यूहा सेक्ट के अंदर ही वो स्टोन कार्विंग रखी हुई है। तो किंशु कहने लग जाता है कि सच में आप वहीं पर जा रही हो? क्योंकि मैं भी वहीं पर जा रहा हूं। मुझे भी उन स्टोन कार्विंग्स के बारे में जानकारी हासिल करनी है, क्योंकि उस दांतियान ने किंशु को कहा था कि उसे उस स्टोन कार्विंग के पास जाना है और उसके अंदर से जो टेक्निक वगैरह होगी उसको हासिल करना है। किंशु प्रिंसेस से कहना चाहता है कि अगर आप वहीं पर जा रही हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो, हम दोनों एक साथ वहां पर चलेंगे। तो प्रिंसेस भी कहती है कि हाँ बिल्कुल, हम दोनों एक ही जगह जा रहे हैं, तो मैं तुम्हें अपने साथ ही ले चलती हूँ। दूसरी तरफ हम यूहा सेक्ट को देखते हैं। वहां पर एक डिसाइपल मौजूद था जो कि थोड़ा पावरफुल लग रहा होता है, और उसका नाम था दुआ। वो कहने लग जाता है कि फाइनली इतने दिनों बाद प्रिंसेस यहां पर आ रही है। मैंने उनको इनविटेशन भेजा है कि वो यहां पर आकर स्टोन कार्विंग के बारे में जानकारी हासिल करें, तो मेरे इनविटेशन की वजह से ही वो यहां पर आ रही हैं। बहुत इंतजार किया है मैंने प्रिंसेस से मिलने का, आज फाइनली उनसे मिलने का मौका मिलेगा। मैंने अपनी 20 साल का टाइम दिया है इन स्टोन कार्विंग्स के ऊपर। जो टेक्निक लिखी है, उनके अंदर किस तरह की खासियत है, इन सब की जानकारी हासिल करने में। तो अब मैं सारी जानकारी प्रिंसेस को बताऊंगा और ये बताकर उनका दिल जीत लूंगा। फिर तो वो पक्का मेरे प्यार में गिर ही जाएंगी। तो वहीं प्रिंसेस जो होती है, वो जब किंशु को अपनी स्वॉर्ड पर बिठाकर ले जा रही थी, और जैसे वो अपनी स्पीड बढ़ाती है, किंशु का बैलेंस बिगड़ने लग जाता है। वो बार बार प्रिंसेस से टच हो रहा था और उनको ही पकड़कर वो लटक जाता, पर फिर भी प्रिंसेस उसको कुछ भी नहीं बोलती। और जैसे ही यहां पर प्रिंसेस आ रही थी, यूहा सेक्ट के जितने भी बंदे थे वो लोग कहने लग जाते हैं कि उस दुआ से कि आपके कहने पर प्रिंसेस यहां पर आ रही है। आपको पता है हम आपके कितने आभारी हैं। आज तक हमने कभी भी प्रिंसेस को देखा ही नहीं था। आज आपके कहने पर जब वो आएंगी तो हमें उनकी झलक देखने का मौका मिलेगा। तो दुआ अपनी तारीफ बटोरते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है, प्रिंसेस यहां पर खाली आ नहीं रही, बल्कि मेरे साथ टाइम भी बिताएंगी। मैं उनको बहुत पहले से जानता हूं, उनकी मेरी बहुत कमाल की गहरी दोस्ती है। तुम देखना कैसे वो मेरी तारीफें करेंगी। यहां पर आकर कितना ज्यादा हम एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं। जिसके बाद देखते ही देखते वहां पर प्रिंसेस आकर पहुंच जाती है। सारे के सारे लोग कहने लग जाते हैं कि देखो, प्रिंसेस तो आ गई, लेकिन उनके पीछे कौन बैठा हुआ है? आखिर उनके साथ एक ही स्वॉर्ड के ऊपर ये बंदा है कौन जो बैठा हुआ है? अरे, ये तो किंशु, वही लूजर सन ऑफ गॉड है ना। इसको कैसे मौका मिल गया प्रिंसेस के साथ बैठने का? दुआ जो था ये चीज देखकर बहुत ज्यादा भड़का हुआ था कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। प्रिंसेस के इतना करीब ये कैसे हो सकता है? तो वहीं वो जो दांतियान था वो किंशु से कहने लग जाता है कि तुमने मेरी बात मानी और इस स्टोन कार्विंग के पास पहुंच गए। तो अब इस स्टोन कार्विंग के अंदर जितनी भी टेक्निक है, मैं वो सब तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर रहा हूं। तैयार हो जाओ। तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन तुम्हारे अंदर ये स्टोन कार्विंग की सारी टेक्निक और इसका ओरिजिन क्या था, ये कब बना, किस तरह से बना, सब कुछ जानने वाला है। तो जैसे वो पावर उसके अंदर गई थी, किंशु की कल्टीवेशन पावर भी इंक्रीज होने लग जाती है। वो बॉडी रिफाइनमेंट के 4th लेवल पर जाकर पहुंच चुका था, जहां अभी तक उसने कल्टीवेशन भी नहीं शुरू की थी।
एक ही दिन के अंदर वो बॉडी रिफाइनमेंट के सीधा 4th लेवल पर जाकर पहुंच चुका था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके अंदर स्टोन कार्विंग की जो टेक्निक आई थी वो बहुत ज्यादा कमाल की थी। वो सारी टेक्निक और स्टोन कार्विंग की सारी हिस्ट्री को वो कुछ ही मिनट के अंदर पूरी तरह से समझ जाता है। दुआ किंशु से कहने लग जाता है कि ए लूजर गॉड, तू आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है? किसने बुलाया तुझे यहाँ? तो किंशु कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मुझे यहाँ पर लूजर गॉड कहा। अब तो दुआ कहने लग जाता है कि एक लूजर को लूजर ना कहूं तो क्या सुपरस्टार कहूं? चल बे, साइड हो, तू लूजर है, लूजर था और हमेशा लूजर ही रहेगा। तो ये सुनकर किंशु को गुस्सा आने लग जाता है। जैसे वो गुस्से में देखता है, दुआ उससे कहता है कि तू मुझ पर गुस्सा दिखा रहा है, छोड़ूंगा नहीं तुझे, काट कर रख दूंगा। दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो चुके थे, पर जैसे इनकी फाइट शुरू हो पाती है